ठंड में 5 जुगाड़ू बहुओं का जुगाड़। बाहर घना कोहरा छाया है, घर की दीवारें कच्ची हैं और छत के नाम पर सिर्फ टीन की चादर है और पन्नियां हैं। कमरे के अंदर ससुर जी, शांति देवी और उनके 5 बेटे ठंड से कांप रहे हैं। बड़ी बहू पायल चूल्हे के पास से गरम चावल की थाली लेकर आती है। लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चावल और सोयाबीन की सब्जी तैयार है। जल्दी खाना खा लीजिए, वरना परोसते ही ठंडा हो जाएगा। अरे बहू, इस बर्फीली ठंड में ये ओस जैसे ठंडे चावल, इसे खाकर तो मेरा कलेजा ही जम जाएगा। क्या 2 रोटी नहीं बन सकती थी? रहने दीजिए बाबूजी, इन 5 को रोटी बेलने में आफत आती है। सुबह भी चावल खाकर काम पर गया था, पूरा दिन फैक्ट्री में ठंड से हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। घर आओ तो फिर वही उबले हुए चावल। जी, हमें चावल बनाने का कोई शौक नहीं। सुबह दीदी ने आपसे कहा था ना कि डिब्बी में आटा खत्म है, आते वक्त लेते आना। आप तो भूल गए। अब क्या हम बिना आटे के हवा में रोटियां फुलाती? चुप कर, हम 5 भाई दिन रात मरते हैं ताकि तुम सबका पेट भर सके। इंसान काम के बोझ में भूल गया तो तुम खुद शाम काका की दुकान से जाकर 2 किलो आटा नहीं ला सकती थी? बस कर पंकज, बहुओं पर चिल्लाना बंद कर। ये बेचारे दिन भर घर और खेत के काम में घिसती रहती हैं। अगर ये पका कर ना देना तो थाली में ना ये चावल भी नसीब नहीं होंगे। जो मिला है चुपचाप खा ले। खाना खाने के बाद बर्तन धोने की बारी आती है। पानी इतना ठंडा था कि हाथ लगाने पर सुई जैसा चुभ रहा था। उफ दीदी, ये पानी या पिघली हुई बर्फ? हाथ डालते ही उंगलियां नीली पड़ रही हैं। चूल्हा भी बुझ चुका है, अब पानी गर्म कैसे करें? फिर रुको, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। काजल, तू हट पीछे, मुझे ये चापाकल चलाने दो। नेहा जोर जोर से चापाकल चलाने लगती है। करीब 3-4 बाल्टी पानी फेंकने के बाद अचानक पानी से धुआं निकलने लगता है। अरे ये तो जादू हो गया, पानी एकदम से गर्म हो गया। ये जादू नहीं बल्कि ये साइंस है दीदी। सर्दियों में जमीन की गहराई का पानी गर्म होता है, बस थोड़ा ज्यादा चलाना पड़ता है। चलो अब जल्दी से सारे बर्तन धो लो। कमरा छोटा है, सभी मर्द और बच्चे सो चुके हैं। अब बहुओं के लिए ना तो सोने के लिए जगह बची है और ना ही ओढ़ने के लिए कंबल। दीदी, आज रात फिर वही होगा। हम 5 कहाँ सोएंगी? जमीन तो पत्थर जैसी ठंडी है और हमारे पास ओढ़ने के लिए पतली चादर भी नहीं बची। वो देखो कोने में जूट, वो पुरानी और गंदी बोरियां पड़ी है ना, आज वही हमारा सहारा बनेगी। लेकिन दीदी, वो तो शरीर में चुभेगी और उनमें से बदबू आ रही है। चुभन सह लेंगे काजल, पर ये ठंड मानो जैसे हमारी जान ही ले लेगी। एक काम करते हैं, इन बोरियों को जमीन पर बिछाते हैं और इनमें ऊपर अपनी 2 पुरानी साड़ियाँ लपेट देते हैं। जूट के अंदर कुदरती गर्माहट होती है तो हमें वो ठंड से बचा लेगी। सूरज अभी निकला भी नहीं है कि अमीर पड़ोसन उर्मिला अपने रेशमी शॉल में लिपटी बाहर आती है। वो जानबूझकर शांति देवी के घर के पास खड़ी होकर ताना मारने लगती है। अरे ओ शांति बहन, सुना है तुम्हारी बहुएं कल रात को बोरे बिछाकर सोई थी। क्या दिन आ गए हैं। मेरी बहुओं को देखो, शहर से मखमली गद्दे मंगवाए हैं उनके लिए। गरीबी भी क्या क्या करवाती है ना। उर्मिला, वक्त वक्त की बात है। उर्मिला चाची, गरीबी सिर्फ सामान की कमी को कहते हैं, अकल की कमी को नहीं। हमारे पास मखमली गद्दे नहीं हैं तो क्या हुआ? हमारे पास वो हाथ में है ना जो मिट्टी से भी सोना निकाल सकते हैं। आप बस देखती जाइए, इस ठंड में हम वो जुगाड़ करेंगे कि पूरा गांव मिसाल देगा। बड़ी बड़ी बातें। चलो देखते हैं तुम्हारी गरीबी का जुगाड़ तुम्हें कितनी गर्मी देता है। सुबह के 7 बजे रात भर गिरी ओस की वजह से आंगन का कच्चा चूल्हा गलकर ढह गया। पायल और आशा उसे देखकर परेशान है। हाय रब्बा, दीदी ये देखो, रात की ओस ने तो चूल्हे का कचूमर निकाल दिया। अब सुबह की चाय और बच्चों का नाश्ता कैसे बनेगा? रोने से कुछ नहीं बदलेगा आशा, आंसू पेट की आग नहीं बुझाते। दीपा, जरा फुर्ती से बाहर जा और 4 मजबूत ईंटें उठा ला। आज ईंटों का चूल्हा बनाएंगे। दीदी, ईंटों का चूल्हा तो बन जाएगा, पर लकड़ी भी तो गीली हो गई है। अब ये सुलगेगा कैसे? अरे तू फिक्र क्यों करती है? कल जो जूट की बोरियां हमने सोने के लिए इस्तेमाल की थी, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके आग सुलगाएंगे। जुगाड़ की दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं होता है। तभी पड़ोसन उर्मिला अपने हाथ में सूखे मेवों वाली गुड़ की पट्टी लेकर आती है और जानबूझकर चबा चबा कर दिखाती है। अरे ओ शांति बहन, ये देखो मेरे बेटे ने शहर से 1000 किलो वाली स्पेशल गज्जक भेजी है। इसमें काजू पिस्ता डला है। सोचा तुम्हें चखा दूं, क्योंकि तुम्हारे नसीब में तो बस वही मोटे चावल लिखे हैं। उर्मिला, मेरे बच्चों को जो भी मिलता है वो उसी में खुश है। अरे बहन, खुशी से पेट नहीं भरता,
सुना है तुम्हारी बहुएं आज सुबह ईंटों पर खाना बना रही है। इतनी कंगाली। चाची, बादाम खाने से सिर्फ याददाश्त बढ़ती है, अक्ल नहीं। हमारी गरीबी पर मत चाहिए। आज तो हम ईंटों पर खाना पका रही हैं। उसकी खुशबू कल आपके मखमली कमरों तक पहुंचेगी। पांचों बहुएं पड़ोसन शारदा के खेत में कपास चुनने के काम पर गई। कड़ाके की ठंड है और उनकी उंगलियां कपास उठाते उठाते लाल पड़ गई हैं। बहू, अगर तुम आज ये पूरा खेत साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें 800 रुपए दूंगी। और सुनो, वो कोने में जो खराब और काला कपास पड़ा है ना, जो बारिश में भीग गया था, उसे लेकर जाकर बाहर कहीं फेंक देना या जला देना। वो मेरे किसी काम का नहीं है। दीदी, क्या आप भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? काजल, तू इस काले और भीगी कपास की बात कर रही है क्या? हाँ दीदी, अगर हम इसे धूप में सुखाए और लकड़ी से पीट पीट कर इसकी गंदगी झाड़ दे तो ये वापस फूल जाएगा। फिर हम बाजार से 2 सस्ती चादरें लाएंगे और घर पर ही अपनी भारी और गर्म रजाई सिएंगे। वाह, क्या दिमाग पाया है। दिन भर की मजदूरी से पैसे आएंगे और इस कचरे से हमारे घर की ठंड जाएगी। रात के 10 बजे हैं। पूरा परिवार सो रहा है, लेकिन पांचों बहुएं एक कोने में दिए की हल्की रोशनी में काम कर रही हैं। वो उस कपास को सुखाकर डंडों से पीट रही हैं। दीदी, हाथ थक गए हैं डंडा चलाते चलाते, पर खुशी इस बात की है कि अब कल से हमारी सासू माँ को पुरानी पतली चादर में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा और। काजल, तू सुई और मोटा सा धागा तैयार रख। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो शांति देवी के घर की अपनी रजाई धूप में चमकेगी। सुबह की पहली किरणों के साथ शांति देवी के आंगन में 2 बड़ी भारी और गाढ़े लाल रंग की रजाइयां धूप में सूख रही हैं। उर्मिला बाहर आती है और अपनी आंखें मलती रह जाती। ये इतनी भारी रजाइयां कहाँ से आई? शांति बहन, क्या तुम्हारे बेटों ने डकैती डाली है या किसी ने दान दी है? नहीं उर्मिला, ये ना दान है ना डकैती। ये मेरी बहुओं के हाथों का हुनर है। जिसे तू कचरा समझकर फेंकवा रही थी, उसे उन्होंने अपनी मेहनत से सोना बना दिया। अब बता, तेरी 1000 वाली गज्जक से ज्यादा गर्मी है या मेरी बहुओं के इस प्यार में? रजाई तो बना ली, पर घर की दीवारों का क्या? इन छेदों से जो बर्फीली हवा आती है वो तो तुम्हें रात भर सोने नहीं देगी। गरीबी रजाई से नहीं छपती। चाची, कल सुबह फिर चक्कर लगाइएगा। कल हम अपनी दीवारों को भी जादुई बना देंगे। रजाइयां तो बन गई थीं, लेकिन कच्चे कमरे की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें थीं। बाहर से बर्फीली हवा साए साए करके अंदर घुस रही थी। छोटा बच्चा डुग्गू ठंड से कुनमुना रहा था। मम्मी, रजाई तो गर्म है, लेकिन नाक पर बहुत ठंडी हवा लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दीवार के पार कोई बर्फ का पंखा चल रहा है। दीदी, डुग्गू सही कह रहा है। ये दरारें तो हमारी रजाई की गर्मी को भी मात दे रही हैं। माँ जी को भी बुखार चढ़ गया है। कल सुबह का सूरज निकले तो इन दीवारों के इलाज हम अपनी पुरानी तकनीक से जरूर करेंगे। काजल, तो सुबह जल्दी उठकर गोबर और मिट्टी का इंतजाम करना, ठीक है? सुबह सुबह पांचों बहुएं सिर पर तसला रखकर पास के खेतों से ताजा गोबर, काली मिट्टी और बारीक भूसा लेकर आती हैं। बहू, ये गोबर मिट्टी का क्या करेगी? क्या फिर से चूल्हा बनाना है? नहीं माँ जी, आज हम इस घर को अंदर से स्वेटर पहनाएंगे। मिट्टी में जब भूसा और गोबर मिलता है तो वो सीमेंट से भी ज्यादा गर्म दीवार बनाता है। पांचों बहुएं मिलकर मिट्टी का गाढ़ा लेप तैयार करती हैं। वो दीवारों की हर दरार को भर देती हैं और ऊपर से भूसे की एक मोटी परत चढ़ा देती हैं। दीदी, छत के पास टीन में जो छेद है ना, वहाँ हम जूट की खाली बोरियां गीली मिट्टी में भिगोकर चिपका देंगे। एक बार मिट्टी सूख गई तो बाहर की हवा का अंदर घुसना नामुमकिन हो जाएगा। तभी उर्मिला अपनी सास कलावती के साथ वहाँ से गुजरती है। वो देखती है कि बहुएं कीचड़ में सनी हुई हैं। अरे ओ शांति, तेरी बहुएं तो पूरी गोबर गणेश हो गई। इतना कीचड़ तो हमारे यहाँ की भैंसें भी नहीं करती। घर को घर रहने दो, इसे अस्तबल ना बनाओ। सही कहा माँ जी, हमने तो अपने कमरों में बिजली वाला हीटर लगाया है। बटन दबाते ही कमरा शिमला से गोवा बन जाता है। और यहाँ देखो, मिट्टी से दीवारें पोती जा रही हैं। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। चाची, बिजली वाला हीटर बिल मांगता है और कभी कभी करंट भी मारता है। हमारा ये मिट्टी वाला घर हीटर कुदरती है। रात को जब आप हीटर बंद करके कांपेगी तब हमारा ये कच्चा कमरा गुड़ की तरह महकेगा और रुई की तरह नरम हो रहेगा। दीवारें तैयार थी। शाम को घर के अंदर कदम रखते ही सबको फर्क महसूस हुआ। कमरा एकदम गर्म था। वाह भाई, आज तो कमरे में घुसते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने अंगीठी जला दी हो। बहू, तुम तो सच में जादूगरनी हो। पर माँ, सिर्फ घर गर्म होने से पेट नहीं भरेगा। काम अभी भी बंद है और पैसे खत्म हो रहे हैं।
पंकज जी, हमने इसके लिए भी एक रास्ता निकाला है। आज हमने शारदा चाची के खेत से बहुत सारा ताज़ा बथुआ और सरसों का साग तोड़ा है। गांव में लोग इस ठंड में साग रोटी के लिए तरसते हैं। हम सब कल से अपने आंगन के बाहर ईंटों के चूल्हे पर सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाएंगे और बेचेंगे। शुद्ध खाना होगा, मिट्टी की सौंधी खुशबू होगी और हर कोर में मेहनत का स्वाद। लोग खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। अगले दिन दोपहर को गांव के रास्ते पर एक बोर्ड लगा था, 5 जुगाड़ू बहुओं का देसी ढाबा, साग और मक्के की रोटी। खुशबू ऐसी कि पूरे गांव की लार टपकने लगी। अरे बहू, जरा एक थाली हमें भी देना, घर पर तो सब आलस में पड़े हैं, पर ऐसी सौंधी खुशबू बरसों बाद नसीब हुई है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। उर्मिला खिड़की से देख रही थी कि उसके घर की तरफ आने वाले लोग भी अब बहुओं के चूल्हे के पास लाइन लगा रहे। ये नहीं सुधरेगी, अब सड़क पर खाना बेचकर अपनी गरीबी का ढिंडोरा पीट रही है। चुप कर, खुशबू तो मेरे नाक तक आ भी रही है। इनके जुगाड़ ने तो अब धंधा भी शुरू कर दिया है। बहुओं के साग रोटी के ढाबे पर भीड़ लगने लगी थी। तभी गांव की सबसे अमीर औरत और पूर्व प्रधान शारदा आंटी वहां थी। वो एक निवाला साग का खाती है और अपनी उंगलियां चाटने लगती है। वाह पायल, बहू, ऐसा स्वाद तो मेरे मायके के पुराने चूल्हों का याद दिला गया। सुन, मेरे पोते का जन्मदिन है अगले हफ्ते। क्या तुम पांचों मिलकर हमारे मेहमानों के लिए 50 किलो गुड़ मुरमुरे के लड्डू और तिलकुट बना दोगी? 50 किलो आंटी जी, हम कर तो देंगे, पर हमारे पास इतने बड़े बर्तन और सामान के लिए पैसे। ये लो 2000 रुपए एडवांस। सामान तुम कोटे वाले राशन से जुगाड़ लो और मेहनत का फल मैं बाद में दूंगी। बस स्वाद ऐसा होना चाहिए कि पूरे गांव याद रखे। बहुएं राशन के कोटे पर जाती हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे कच्चे चावल मिलते हैं, लेकिन गेहूं कम मिलता है। दीदी, इतने सारे कच्चे चावल का क्या करोगी? घर में सब गेहूं की रोटी मांगते हैं। अरे यही तो मौका है। हम इन चावलों को धूप में सुखाकर ओखली में कूटेंगे और इनका मुरमुरा लाई बनाएंगे। फिर माँ जी जो गुड़ लाई है उसकी चाशनी बनाकर हम शानदार लड्डू बनाएंगे। बाजार से खरीदने की जरूरत ही नहीं है। बहुएं दिन रात एक कर देती हैं। कोई चावल भून रही है, कोई गुड़ की चाशनी बना रही है। पूरा घर गुड़ की मीठी महक से महक उठता है। उर्मिला देख रही है कि बहुओं की किस्मत चमक रही है। वो अपनी सास कलावती से कानाफूसी करती है। माँ जी, ये बहुएं तो अब ऑर्डर लेने लगी हैं। अगर ये पैसे ही बढ़ते रहे, अगर ये ऐसी ही बढ़ती रही ना, तो गांव में हमारी इज्जत कम हो जाएगी। लोग कहेंगे कि अमीर घर की बहुएं तो कुछ करती ही नहीं है और ये गोबर वाली बहुएं कमा रही हैं। तू चिंता मत कर बहू, आज रात मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है। इनका ढाबा खुले आसमान के नीचे और घर कच्चा। देखते हैं इनका जुगाड़ कुदरत के आगे कैसे टिकता है। रात के 2 बजे अचानक आसमान में बारिश गिरती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ठंडी हवाएं तूफान बन जाती है। अरे ये क्या हो गया? बहुओं, बाहर जो लड्डू सुखाने रखे हैं वो सब गीले हो जाएंगे। हमारी पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगी। छत से भी पानी टपक रहा है। माँ जी की तबीयत फिर खराब हो रही है। घबराइए मत, आप सब माँ जी और बाबूजी को उस कोने में ले जाइए जहाँ हमने मिट्टी का लेप लगाया था। वहाँ दीवार सूखी है। अरे नेहा, काजल, तुम सब जल्दी चलो, हमें अपने लड्डू और चूल्हे को बचाना है। बारिश के बीच 500 बहुएं भीगते हुए बाहर आती है। काजल, वो पुरानी तिरपाल ला। आशा, तो लकड़ी के फट्टे लेकर आ, हम चूल्हे के ऊपर एक ढाल बनाएंगे। दीदी, लड्डू के डिब्बे, उन्हें प्लास्टिक की बोरी में लपेटकर खाट के नीचे रखो और खाट को ऊंचा कर दो। तूफान इतना तेज था कि तिरपाल उड़ने लगती है। 5 बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर तिरपाल के कोने को पकड़ लेती है। वो खुद पूरी तरह भीग रही है। ठंड से उनके दांत बच रहे हैं, लेकिन वो लड्डू के ऑर्डर और चूल्हे की आंच को बुझने नहीं देती। हिम्मत मत हारना, ये सिर्फ बारिश नहीं, ये हमारी गरीबी की आखिरी परीक्षा है। अगर आज हम डट गए तो कल का सूरज हमारा होगा। सुबह होते होते बारिश थम चुकी थी। उर्मिला आशंका से भरे मन के साथ बाहर निकलती है, ये देखने की बहुओं की मेहनत का सब कुछ उजड़ चुका होगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आंगन पर पड़ती है, वो ठिठक जाती है। नजारा कुछ और ही था। ये क्या? इनका चूल्हा अभी भी सलामत है और ये लड्डू, ये तो सूखे पड़े हुए हैं। वाह, मैंने अपनी खिड़की से देखा। रात भर तुम पांचों किस तरह अपनी मेहनत को सीने से लगाकर बचा रही थी। जो औरतें तूफान से लड़कर अपना काम बचा सकती है, उनके हाथों का स्वाद अमृत से कम नहीं होता। बहू, हमारी हार हो गई। इनके पास पैसे भले कम हैं, पर इनका जुगाड़ और एक दूसरे के लिए प्यार बहुत ही मजबूत है। शारदा आंटी के पोते का जन्मदिन है। पूरे गांव के रसूखदार लोग वहां जमा हैं। मेहमानों के सामने जब 5 बहुओं के हाथ के बने गुड़ मुरमुरे के लड्डू और तिलकुट परोसे जाते,
तो हर कोई वाह वाह कर उठता है। अरे शारदा, ये लड्डू कहाँ से मंगवाए? शहर की सबसे बड़ी दुकान के लड्डू भी इसके आगे फीके हैं। ये शहर के नहीं, मेरे गांव की 5 जुगाड़ू बहुओं के हाथ का जादू है। इन्होंने तूफान में भीग कर ये ऑर्डर पूरा किया है। शारदा आंटी पांचों बहुओं को सबके सामने बुलाती हैं और उन्हें उनकी मेहनत के 8,000 रुपए और इनाम के तौर पर 5 नई रेशमी साड़ियां देती हैं। बहुएं घर पहुंचती हैं और सारी कमाई शांति देवी के चरणों में रख देती हैं। शांति देवी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। आज मेरी बहू ने साबित कर दिया कि घर सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि नियत और अक्ल से चलता है। बेटो देखो, तुम्हारी पत्नी ने वो कर दिखाया जो तुम सालों से नहीं कर पा रहे थे। हमें माफ कर दो माँ, हम हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोते रहे और इन पर चिल्लाते रहे। आज से हम भी इनके साथ मिलकर काम करेंगे। पंकज जी, अब रोने का नहीं, घर संवारने का वक्त है। इन पैसों से हम सबसे पहले छत की मरम्मत करेंगे और अपने साग रोटी के ढाबे को पक्का बनाएंगे। पड़ोसन उर्मिला ये सब देख रही थी। अचानक उसकी सास कलावती की तबीयत बिगड़ जाती है। ठंड की वजह से उन्हें तेज सीने में दर्द होता है। उर्मिला घबराकर बाहर भागती है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, माँ जी को क्या हो गया? बिजली कट गई, हीटर बंद है और घर बर्फ जैसे ठंडा हो गया है। तभी पांचों बहुएं तुरंत भागकर उर्मिला के घर पहुंचती हैं। उर्मिला चाची घबराओ मत, इनके हाथ पर जम गए हैं। इन्हें तुरंत हमारे घर ले चलो, वहाँ हमारी मिट्टी की दीवारें अभी भी गर्म हैं। बहुएं कलावती को अपने जुगाड़ू गर्म कमरे में लेटाती हैं और उन्हें अदरक वाली गर्मा गर्म चाय पिलाती हैं। धीरे धीरे कलावती की हालत सुधरने लगती है। अगली सुबह उर्मिला और कलावती शांति देवी के घर आती है। इस बार उनके हाथ में ताना नहीं बल्कि ताजे फलों की टोकरी है। शांति बहन, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी अमीरी के घमंड में अंधी हो गई थी। कल रात अगर तुम्हारी बहुएं और उनका वो जुगाड़ घर ना होता तो शायद मेरी माँ जी नहीं बचती। सच कहा बहू, असली अमीरी तो इस घर में है जहाँ पांचों बहुएं एक मुट्ठी की तरह बंधी हुई है। मुझे गर्व है कि तुम जैसी बहुएं हमारे पड़ोस में हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब 5 जुगाड़ू बहुओं का ढाबा एक छोटे रेस्टोरेंट में बदल चुका है। गांव के लोग ही नहीं, शहर से भी लोग उनका मिट्टी की खुशबू वाला खाना खाने आते हैं। आज मेरा घर पक्का हो गया है, पर इन बहुओं ने वो मिट्टी की दीवार का एक हिस्सा वैसे ही रखा है ताकि हमें याद रहे कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी। दीदी देखो, आज फिर से कोहरा छाया है। क्या आज फिर से कोई नया जुगाड़ करे? अब जुगाड़ मजबूरी के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए किया करेंगे। पूरी फैमिली एक साथ बैठकर गर्मा गर्म साग और मक्के की रोटी खाते हैं।